नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे संधि टॉपिक, और संधि के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अरे 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। और देखो 3 कौन कौन से हैं। एक तो होता है स्वर संधि। कौन सा? स्वर संधि। एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। ये 3 संधि के भेद होते हैं ना। इसमें से हमने स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। एक तो दीर्घ होता है, एक गुण होता है, एक वृद्धि होता है, यण होता है और एक अयादि होता है। ये 5 उपभेद हमने पढ़ लिए थे। और साथ ही में 5 उपभेद पढ़ने के साथ ही हमारा स्वर संधि जो चैप्टर एक प्रकार से इसका प्रकार है वो कंप्लीट हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। तो सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लें, व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अब देखो, व्यंजन संधि पढ़ने से पहले व्यंजन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। जब मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था तो उस दिन स्वर और व्यंजन के बारे में बेसिक जानकारी दी थी क्या? जैसे व्यंजन कितने होते हैं? 33। उसमें 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। इसके अलावा अंतस्थ होते हैं, यर अलग है। उसमें होते हैं स स स ह। और नाद के आधार पे हमने इन वर्णों का वर्गीकरण भी किया था, 2 भागों में बांटा था, अघोष और सघोष। लिखा आपने अघोष सघोष। अघोष में कौन से वर्ण आते हैं? सभी वर्गों का पहला और दूसरा अघोष में आता है, और तीनों स अघोष में आते हैं, और सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा। उसके अलावा ह, उसके अलावा अंतस्थ और सभी स्वर, ये सारे सघोष में आते हैं। तो इतना मैंने पढ़ा दिया था, तो आज मैं ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन में स्वर या व्यंजन के मिलने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और प्लस के पहले व्यंजन आता है तो बाद में क्या आएगा? स्वर आएगा। और अगर पहले स्वर आ गया तो बाद में क्या आएगा? व्यंजन आएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ ही क्या आ सकते हैं? व्यंजन आ सकते हैं। दोनों तरफ ही क्या आ सकते हैं? व्यंजन आ सकते हैं, ध्यान रखो। लेकिन व्यंजन संधि में जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, वो किसके भीतर होगा? व्यंजन में परिवर्तन होगा। किस में होगा? व्यंजन में। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लें आप। लिखिएगा, व्यंजन में स्वर या व्यंजन के मिलने से, व्यंजन में स्वर या व्यंजन के मिलने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। लिख लिया? ओके। अब एक काम कर सकते हैं आप, इसको शॉर्ट में लिख लें, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, और दोनों तरफ व्यंजन। और जो विकार होगा वो किस में होगा? व्यंजन में परिवर्तन होगा। लिख लिया? अब देखो,
अब हम आ जाते हैं नियमों के ऊपर। किसके ऊपर आ जाते हैं? नियमों के ऊपर। तो इसका नियम क्या कहता है? एक नियम है विद्यार्थियों, अगर परि उपसर्ग के बाद में, किसके बाद में? परि उपसर्ग के बाद में क्री धातु से शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द आ जाए, यानी कि क से शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द आ जाए, क में मात्रा कोई सी भी लगी हो सकती है, क का की कु कई को कोई सी मात्रा हो सकती है, लेकिन क आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में षटकोण वाला स, जिसे हम मूर्धन्य स कहते हैं, इसका आगमन हो जाता है। तो इसलिए इस नियम को हम नाम देते हैं, बताओ किसका आगम हुआ है? स का। तो इसको हम सागम संधि कह सकते हैं। इसका आगम हुआ है षटकोण वाला स, तो इसको सागम नाम दे देते हैं। इसी प्रकार एक नियम यह है इस सम उपसर्ग के बाद में, प्लस के पहले क्या हो? सम उपसर्ग हो, और उसके बाद में क्री धातु से शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द आ जाए, तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में सड़क वाला स, जिसे हम दंते स कहते हैं, अलंत वाला, उसका आगमन हो जाता है। इसलिए इस संधि को नाम देते हैं हम सागम संधि नाम देते हैं। इसी प्रकार एक और नियम है कि किसी भी स्वर के बाद में, प्लस के पहले स्वर आ सकता है व्यंजन संधि में, आ सकता है, और बाद में यदि छह व्यंजन आता है, कौन सा? छह व्यंजन आता है, तो इनके बीच में च का आगम हो जाता है। इसका आगम होता है, च का आगम हो जाता है। इसलिए इसको नाम क्या देंगे हम? बोलो, सागम संधि देंगे। तो तीन संधि होगी आपके पास, तीन नियम हो गए, सागम सागम चागम। षटकोण वाला स कब आता है? जब प्लस के पहले परि उपसर्ग हो और प्लस के बाद में कैसे शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द आ जाता है, तो षटकोण वाले स का आगम हो जाता है। दूसरा नियम ये लिखा है कि प्लस के पहले सम उपसर्ग हो और बाद में कैसे शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द आ जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में सड़क वाला स, जिसे हम दंते स कहते हैं, उसका आगम हो जाता है। और च का आगम कब होता है? जब प्लस के पहले कोई स्वर आता हो और प्लस के बाद में अगर छह व्यंजन आ जाता है, तो क्या हो जाता है? च का आगम हो जाता है। इसलिए इसे व्यंजन संधि में हम कुछ नामों से जानते हैं, सागम, सागम और चागम नाम से भी पुकारते हैं इनको। हालांकि ऐसा नहीं है जैसे हमने स्वर संधि के भेद किए थे, यण, अयादि, गुण, वृद्धि, ऐसा व्यंजन संधि के उपभेद नहीं है ये तो केवल हम समझने के लिए, नियम याद करने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं। वो सागम, दूसरा सागम, तीसरा चागम, तो तीन नियम एक साथ याद हो जाते हैं हमें। ऐसे तो कौन से रटने बैठेंगे कि पहले परी के बाद में क्री धातु से आने वाले शब्द होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उसके बजाय जब शॉर्ट में इसको याद करते हैं तो सागम, सागम और चागम हो गए ना, तीन नियम याद ऐसे होते हैं। चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसका कोई उदाहरण देने की, जिससे आपके समझ में आ जाए। बताओ, परिधन कार, परिधन कार, तीन नियम लिखा है तभी मैंने आपके सामने। बताओ कौन सा वाला नियम काम कर रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला काम कर रहा है। तो पहला काम कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में किसका आगम होगा? बताओ, स का, वो भी कैसा? हलंत वाला। जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? परी, षटकोण वाला स आधा, परिष्कार। इसी प्रकार ध्यान रखना, एक शब्द है सम धन कार, सम धन कार। अब बताओ किसका आगम होगा? सड़क वाला स का। जोड़ेंगे जब क्या बनेगा? स आधा में और आधा स, आधा सही है ना, और कार। जब इसको मानक रूप में लिखते हैं तो इसकी जगह पे हम अनुस्वार भी लगा लेते हैं, तो संस्कार शब्द बोलते हैं। वैसे तो संस्कार शब्द होता है, वो संस्कार नहीं होता, संस्कार होता है। क्योंकि आपने जो ये अनुस्वार बनाया, ये बिंदु बनाया, ये न के स्थान पे बनाया, मैं के स्थान पे बनाया है। मैं के स्थान पे बनाया ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम? संस्कार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संस्कार। लेकिन हम बोलते हैं क्या? संस्कार, न की तरह बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें सेकंड वाला नियम काम कर रहा है, और इसमें
फर्स्ट वाला नियम काम कर रहा है। इसी प्रकार ध्यान रखना, अनु धन छेद, अनुधन छेद। तीसरा नियम क्या कहता है? तो प्लस के पहले क्या हो? स्वर, और प्लस के बाद में क्या हो? तो किसका आगम होगा? स का। अब बताओ न में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? उ, मतलब स्वर आ रहा है प्लस के पहले और बाद में क्या आ रहा है? छ में मात्रा कोई सी भी लगी हो सकती है। तो फिर ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में किसका आगम होगा? हलंत वाला च का। तो हम क्या लिखेंगे? अनुच्छेद। सरल है ना? तो लिखो नियम नंबर 1, लिखो परि उपसर्ग के बाद, परि उपसर्ग के बाद यदि, परि उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु से शुरू होने वाला, क्री धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है, कोई शब्द आता है, क्री धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है, कोई शब्द आता है, तो मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। मूर्धन्य स, 3 टाइप के स है ना ये। देखो ये संकर वाला स, ये षटकोण वाला स और ये सड़क वाला स। जो सड़क वाला स होता है इसको दंते स कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दांत होता है इसलिए। इसको मूर्धन्य कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मुर्दा होता है इसलिए मूर्धन्य। और इसको क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है इसलिए, तालवा। तो कौन से स का आगम होता है बताओ? मूर्धन्य स का आगम होता है। इस नियम को आप शॉर्ट में लिख लें और शॉर्ट में लिख के आगे बराबर करके ये भी लिख सकते हैं कि सागम नियम है। कौन सा है ये? सागम। 3 याद करने हैं आपको, सागम, सागम, सागम। स्वर संधि अपनी कंप्लीट हो गई थी। स्वर संधि के नियम याद हो गए क्या आपको सबको? हैं? याद है पूरे? अभी पूछूंगा, देखता हूं। पूरे नियम याद होना जरूरी है। लिख लिया पहला नियम? पहला नियम का उदाहरण लिख लो, परिधन कार परिष्कार। लिख लिया? आ जाओ नियम नंबर 2 पे। देखो सम उपसर्ग के बाद में, सम उपसर्ग के बाद में यदि क्री धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है, क्री धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है, तो दंते स का आगम हो जाता है। क्या हो जाता है? दंते स का आगम हो जाता है। और इस नियम को हम क्या नाम दे सकते हैं? नाम क्या दे सकते हैं? सागम नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? सागम। और लिख लो ऐसा कैसा ही। गम मतलब जाना, आगम मतलब आना। लिख लिया? दूसरा नियम लिख लो,
अभी बताता हूँ। यहाँ तक लिख लिया शॉर्ट सबने? इसका उदाहरण लिख लो, ये वाला समदनकार, संस्कार, समदनकार संस्कार बन जाएगा। नियम नंबर 3 चागम वाला आ जाएगा। तीसरा नियम कौन सा है? चागम वाला। देखिए, लिखो, किसी भी स्वर के बाद में, किसी भी स्वर के बाद में यदि यदि ख छतरी का होता है ना, ख से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है, या फिर हम देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, स्वर के बाद में 6 व्यंजन आता है। क्या आता है? 6 व्यंजन आता है। तो ऐसी स्थिति में किसका आगम होता है? 6 व्यंजन आता है तो च का आगम हो जाता है। किसका आगम होता है? च का आगम होता है। आपको याद इसमें ये रखना है, जो स का आगम हो रहा है ये अलंत वाला स आएगा। जो सड़क वाला स का आगम हुआ दंते स, वो कैसा है? अलंत वाला। और च भी कैसा है? अलंत वाला। अलंत वाले च का आगम हो जाता है। इसको शॉर्ट में लिख लें आप, और इसका उदाहरण लिख लें, अनुदन छेद या बीधन छेद, कौन सा लिखा जो भी है। यहां तक लिख लिया सबने? जल्दी लिख लो, शॉर्ट में लिखो ना पहले इसको। 4 + 6 उदाहरण, उदाहरण इसका ये लिख लो, अनुधन छेद। अनुच्छेद शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनुच्छेद। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण दे दूं। लिख लिया यहां तक? लिखो, जल्दी लिखो।
बनाओ। और जैसे विच्छेद शब्द लिखते हैं ना हम, तो विधन छेद भी इसमें आ जाता है। विच्छेद, अंग धन छेद, शशि धन छवि, शशि धन छवि, छत्र धन छाया, छत्र धन छाया, हरि प्लस करण, आधन छन, आधन छन, परिधन छंद, होकर कहते हैं परिधन छंद, सौ प्लस छंद, सौ प्लस छंद, पढ़ाओ। रद धन छेद, दात्री धन छाया, दात्री धन छाया, प्रधन छन, पावा, प्रछन, लिख लिया सबने? बताओ, मातृधन छाया का क्या बनाया? मातृ छाया, चय का आगम होगा, किसका आगम होगा? चय का। मातृ छाया ये बनाया। परिष्क्रिया का परि, परिष्क्रिया ऐसा बनेगा सर, ठीक है। इसी प्रकार समस्क्रिया बन जाएगा। समस्क्रिया इसी प्रकार परिष्कर्ता, है? हाँ, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये तो सही है ना? हाँ, इसमें गड़बड़ हो गया ना, सड़क वाला स कर लेना, सड़क वाला स आएगा इसमें, है ना? क्योंकि इन दोनों के बीच में सड़क वाला स का आगम होता है, गलती से लिख दिया, कह देता हूँ। सड़क वाला स आएगा, समस्क्रिया बनेगा। परिधनकर्ता का ये कृत लिखा हुआ है तो है, परिष्कृत, इसका संस्कृति आएगा,
अब हम संस्कृति कहते हैं इसको, संस्कृति क्या बोलते हैं, संस्कृति कहते हैं, जो कि गलत है। संस्कृति, क्योंकि री की मात्रा लगी हुई है तो क्री बोलेंगे उसको। ये क्या बोलेंगे, संस्कृत कहते हैं इसको, जो कि गलत है, संस्कृत। क्या क्या बनेगा, वृक्ष, वृक्ष छाया, इसका। अब कई बार हम मकानों के बाहर ऐसे पितरी छाया वगैरह सब लिखते हैं, जो कि अशुद्ध लिखते हैं, वहां पितरी और छाया ही लिखते हैं, छाया को नहीं लिखते हैं। छाया भी तो साइलेंट रहता है इसमें, पितरी छाया। हाँ, एक तरीके से ठीक है, अगर जैसे आप मकान के बाहर लिखते हैं कई बार यूँ पितरी और छाया, अगर इन दोनों को दूर दूर लिख रहे हैं ना तब तो सही है, लेकिन अगर एक ही शिरोरेखा से जोड़ा है तो आपको छह लिखना जरूरी है। अगर एक ही शिरोरेखा से जोड़ के लिख रहे हो तो फिर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। छाया विधन छेद का क्या बन जाएगा, विच्छेद बन जाएगा। समधन कारक का समस्कारक शब्द हो जाएगा। परिधन कारक का परिश कारक शब्द हो जाएगा। और तरुधन छाया का तरुज छाया शब्द बन जाएगा। और श्रीधन छाया का श्री छाया शब्द बन जाएगा। और लक्ष्मीधन छाया का लक्ष्मी छाया। और इसका भ्रातृ, कुछ नहीं करना, छह जोड़ना है, भ्रातृ छाया। इसका बोलो, देवी छाया, छह जोड़ना है बस। इसका शिवत छाया। इसका विष्णु है, विष्णु छाया हो जाएगा। अंगधन छेद का अंग छेद। शशिधन छवि का शशि छवि। इसका छत्र छाया। इसका संस्करण। इसका परिष्करण। इसका आच्छन्न। आच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ, आच्छन्न। इसका परिछंद। इसका सौछंद, है ना, सौछंद, सौधन छंद ना, सही तो आएगा। तीसरा नियम काम कर रहा है ना अभी जो बताया मैंने, चागम वाला सौछंद। आपने क्या बनाया बहन जी, रद्दधन छेद का रद्द छेद। इसका गात्री छाया। इसका प्रछन। हो गया, तीनों नियम समझ में आ गए। देखो व्यंजन संधि के तीन नियम कितना सरल है याद करना। एक तो सागम, एक सागम और एक सागम, तीन संधियां विद्यार्थियों। छह का आगम कब होता है, जब परि उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द आ जाता है तो षटकोण वाला सह का आगम हो जाता है, इसलिए इसको कुछ वैयाकरण क्या नाम दे देते हैं, सागम संधि नाम दे देते हैं। इसमें क्या होता है, सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द आता है तो सड़क वाले सह का आगम हो जाता है, इसलिए इसको सागम कह देते हैं। और अगर किसी भी स्वर के बाद में अगर छह आ जाता है तो छह का आगम हो जाता है अलंत वाले का, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, सागम संधि। तीनों नियम देखो मैंने आपको शॉर्ट में लिखा दिए, डिटेल से लिखा दिए, उदाहरण करा दिए, लास्ट में रिवीजन करा दिया, उसके बाद में तो आपको तीनों नियम याद हो जाने चाहिए। हो गया ना। अगले नियम लिखा दूं, दौर
अभी तो समय इजाजत दे रहा है, हैं? व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि चल रही है अभी। व्यंजन संधि के 3 नियम थोड़ी पढ़ेंगे हम। व्यंजन संधि में मात्र ज्यादा नियम नहीं, 21, 22, 23 के आसपास पढ़ेंगे। इतने नहीं, बहुत कम नियम है, 23 के आसपास पढ़ेंगे लगभग। जैसे हमने स्वर संधि में लगभग 14 नियम पढ़े थे ना, इसी प्रकार व्यंजन संधि में कितने पढ़ेंगे? 22, 23, 21, 22, 23 तो पढ़ना ही पड़ेंगे। अब देखो कितने पढ़ाते हैं, 21, 20, 23 जो भी है, 20 प्लस तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो तभी तो देखो 11 पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि में, 11 तो वो हो गए, और 14 हो गए स्वर संधि के, 11 और 14 कितने हो गए? 25, और 20 इसके मानते हो तो 45। तो लगभग 50 नियम याद करने होते हैं। कितने? हाँ। और आप विद्यार्थी ये तो देखो, जब मेरे जैसे प्राणी को याद हो सकते हैं तो आपको क्यों याद नहीं हो सकते? हो जाएंगे ना, बस प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं है। मेरे से आप कोई सा नियम पूछ लो, कभी उठा के पूछ लो, मैं सारे नियम एक साथ लिख सकता हूं आपके सामने भी। तो जब मैं याद कर सकता हूं तो आप भी। मैं तो हिंदी में सबसे कमजोर स्टूडेंट रहा हूं, सबसे कमजोर, सबसे कम नंबर आते थे हिंदी में लो। वो एसआई की बात अलग है। देखो एसआई के टाइम तो प्रॉपर तैयारी करके वो सारा सिस्टम बिठाया, लेकिन जब स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते थे ना, तब कोई मतलब नहीं था हिंदी का, ये मान के चलो आप। तो सब्जेक्ट बाद में भी तैयार किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। चलो ये अहन के नियम कहलाते हैं। ये 3 तो थे आगम वाले, सागम सागम सागम, और ये 2 नियम बता रहा हूं, ये अहन के नियम है। किसके नियम है? अहन। देखो एक नियम तो ये है कि अहन के बाद में र से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाए। किससे? र से शुरुआत होने वाला कोई शब्द आ जाए तो अहन के स्थान पर अहो हो जाता है। क्या हो जाता है? सेकंड नियम इसका यह है कि यदि अहन के बाद में र के अलावा, र से शुरू होने वाला नहीं आना चाहिए, र के अलावा अन्य किसी वर्ण से, अन्य वर्ण से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है तो ऐसी स्थिति में अहन के स्थान पर अहर हो जाता है। क्या हो जाता है? देखो इस नियम को याद करने का बहुत ही सरल तरीका है। अहन का नियम तो है, ये तो याद रखना है। अहन के बाद में अगर र आता है तो अहन की जगह क्या कर दो? अहो। और र के अलावा कोई सा भी वर्ण आ जाता है तो अहन को किस में बदल दो? अहर में बदल दो। देखिए अभी मैं आपके सामने उदाहरण देता हूं। अहन धन रूप, बताओ इसमें पहला नियम काम करेगा कि दूसरा नियम काम करेगा? पहला नियम काम करेगा। तो पहला नियम काम करेगा तो अहन किस में बदलेगा बताओ? अहो में बदल जाएगा। और शब्द बनाएंगे जब क्या बनेगा? अहो रूप। क्या बनेगा? अहो रूप। बन गया ना? पहला नियम काम कर रहा है। इसी प्रकार अहन धन मुख, अहन धन मुख। अब देखो अहन धन मुख लिखते हैं तो अहन के स्थान पे क्या बनेगा? है र अलंत वाला आएगा इसमें। तो अगर इसको जोड़ेंगे ना तो अहर मुख, और आपको पता आधा र होता है वो आगे वाले वर्ण के ऊपर चल जाता है, तो शब्द क्या बन जाएगा? हर मुख शब्द बन जाएगा। बना कि नहीं बना बताओ? तो अहर मुख शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अहन धन मुख, न अलंत वाला आएगा। अहो रूप का संधि विच्छेद क्या हुआ? अहन धन रूप। और कौन सी संधि के उदाहरण है? व्यंजन संधि के उदाहरण है। स्वर संधि में तो कम से कम ये देखना होता था कि यण में जाएगा, गुण में जाएगा, वृद्धि में जाएगा। इसमें कोई सारे किस में जा रहे हैं? व्यंजन में जा रहे हैं बस। ठीक है ना? तो 2 नियम और हो गए, लिखो।
अगला चौथा नंबर लिख लो, जो भी क्रम आ रहा है वो लिख सकते हो। क्रम कोई मायने नहीं रखता, केवल नियम लिख सकते हैं आप, है ना। क्रम को देख के क्या बच्चे डर जाते हैं। अब अगर मैं पहले दिन आपको कह देता 50 नियम आपको याद करने हैं, तो घबरा जाते हैं ना बच्चे, थोड़े 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 थोड़े। इसलिए मैं व्यंजन संधि में क्रम ही नहीं लिखाता हूँ कि कितने नियम हो गए लगभग। लिखो अहन के बाद में, अहन के बाद में यदि यदि र से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है, इससे र से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है, तो अहन के स्थान पर अहो हो जाता है। ध्यान रखना, फिर बता रहा हूं, यहां जब हम अहन लिख रहे हैं तो इस अहन के नीचे, न के नीचे क्या आएगा? हलंत। और इस अहन शब्द का अर्थ होता है दिन। क्या होता है? दिन होता है, ध्यान रखना। लिख लिया? आता है तो अहन के स्थान पर अहो हो जाता है, यानी कि अहन किस में बदल जाता है? अहो में बदल जाता है। आप एक काम करें, इस नियम को शॉर्ट में लिख लें। इस नियम को शॉर्ट में लिख ले। अहन प्लस र से शुरू होने वाला शब्द क्या हो जाएगा? अहो। देखो, ये जो अहन की, केवल अहन की जगह पे हुआ, दोनों का नहीं हुआ, ध्यान रखना। अहन की जगह पे बदला है केवल अहो। हाँ, रे में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है अपने को। अपने को छेड़छाड़ किस में करनी है? केवल अहन में। आपने शायद दोनों के बीच में लिखा है ना, दोनों के बीच में नहीं, अहन बदलेगा। जैसे हम यण संधि के नियम पढ़ते थे, तो ई के बाद में कोई असमान स्वर आता तो ई कोई तो बदलते थे। वहीं अगर हमने दीर्घ संधि पढ़ी तो अ आ प्लस अ आ बराबर बराबर लिखा वहां पे आ, तो कौन सा किस में चेंज हो रहा है वो पता होना चाहिए आपको। अहन बदल रहा है। हाँ जी, लिख लिया आपने ये? इसको, इसका एक उदाहरण लिख लें आप, ये वाला। अब देखो, मैंने यहाँ जो चेंज किया वो किसके स्थान पे किया है? अहन के स्थान पे तो किया है। तो अहन धन रूप अहो रूप। लिख लिया? नियम नंबर 2। हाँ, मतलब मेरी तरफ से तो अहन का दूसरा नियम है ना ये। आप अपने हिसाब से क्रम डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा भी नहीं कि आपको ये चौथे नंबर पे इसको याद करना, पांचवें नंबर पे, जैसे याद हो वैसे याद कर लो, क्या दिक्कत है। देखिए, अहन के बाद में, अहन के बाद में न के नीचे अलंत लगाना। अहन के बाद में यदि र के अलावा कोई सा भी वर्ण आता हो, र नहीं आना चाहिए, र के अलावा कोई सा भी वर्ण आता हो, तो अहन के स्थान पर अहर हो जाता है। अहन किस में बदल जाता है? अहर में बदल जाता है। अहन के स्थान पर अहर हो जाता है। और रैक को अलंत कर लेना। रै भी कैसे बनेगा यहां पे? अलंत वाला। शॉर्ट में लिख लो इस वाले नियम को। लिख लिया? ओके। अब एक काम करें आप, शॉर्ट में लिख लिया ना, इसका उदाहरण लिख लो। अहन प्लस मुख अहर मुख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अहर मुख शब्द बन जाएगा। प्लस मुख अहर मुख शब्द हो जाएगा।
ठीक है। अब मैं कुछ उदाहरण लिखा देता हूँ आपको, है ना। बनाओ। हो गया। अब बताओ, इसका क्या बनाया? अहरगण। अहरगण, इसका क्या बनाया? अहरमणि शब्द बन जाएगा। इसका अहरपति शब्द बन जाएगा। इसका अहोरत्न, फर्स्ट नियम काम करेगा इसमें, है ना। इसका अह आधा र पूरा हो जाएगा। अहरन नहीं बना? बनाओ। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, हो सकता है भाई मेरा भी गलत हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा मेरा बिल्कुल राइट है, अभी इसका पोस्टमार्टम करके देख लेते हैं। यहीं करके देखते हैं। देखो, अहन के बाद में ऐसे शुरू होने वाला शब्द आ रहा, मतलब रह तो नहीं आ रहा। तो बताओ अहन किस में बदलेगा? रह कैसा होगा? हलंत वाला। जोड़ते हैं। है वैसा का वैसा ही है। रह कैसा है? रह कैसा है? इसमें अ जोड़ेंगे तो रह पूरा हो जाएगा। और बाद में क्या बचा? ह। और न कैसा है? हलंत वाला। तो अपना सही है ना, और तो क्या चाहिए? नहीं देखो, मानवीय भूल हो सकती, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे काम रहते हैं माइंड में चलते रहते हैं, कभी क्या कभी क्या, उधर भी क्लास चल रही है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी आप लोगों ने गलत कर रखा होगा, मुझे पता है 100%। अभी देखते हैं। अहन धन रात्रि का क्या किया? अहोरात्रि नहीं होता, शब्द होता है अहोरात्र। संधि समास में रात्रि के स्थान पर रात्र हो जाता है। नवरात्रा नहीं होता, नवरात्रि नहीं होता, नवरात्र शब्द होता है। क्या होता है? नवरात्र शब्द होता है। इसी प्रकार अहोरात्र शब्द होता है, अहोरात्रि शब्द नहीं होता है। तो रात्रि का क्या हो जाता है? रात्र। तो कुछ वैयाकरण इसको अपवाद भी मानते हैं। क्या मानते हैं? अपवाद। लेकिन उदाहरण तो किसका बनेगा? ये इसी नियम के अनुसार बना है।
ठीक है। इसी प्रकार अहन धन निशा का क्या बनाया आपने? देखो अहर निश शब्द बनेगा, निशा का निश हो जाता है, निशा का क्या हो जाता है? निश। तो इसको मानक रूप में लिखेंगे तो अहर निश, इसको भी आप अपवाद में शामिल कर सकते हैं। इन दोनों को अपवाद भी मानते हैं कुछ व्याकरण। तो अहन धन निशा का अहर निश शब्द बनेगा। चलो कोई बात नहीं, संधि में नहीं पूछेंगे अपने, लेकिन शब्द शुद्धि में तो पूछ सकते हैं। तो अहर निशा शब्द नहीं होता, अहर निश शब्द होता है। अहोरात्रि शब्द नहीं होता, अहोरात्र शब्द होता है। समझ गए? इसी के साथ अहन के नियम भी कंप्लीट हो जाते हैं। इनके उदाहरण ना के बराबर मिलते हैं। जितने अधिकतम जो उदाहरण होने चाहिए थे वो सारे उदाहरण मैंने आपको इसके लिखा दिए हैं। तो आज हमने 5 नियम देख लिए। सागम, सागम, सागम। अहन का अहो बनता है, अहन का अहर बनता है। बस ये 5 ही तो नियम पढ़े हैं और बाकी तो उदाहरणों की प्रैक्टिस हमने की है। 5 नियम आपको याद होना चाहिए। हाँ, षटकोण वाला स का आगम कब होता है? षटकोण वाला स जिसे हम मूर्धन्य स कहते हैं, उस हाँ सागम तो कहते हैं, लेकिन कब बनता है वो सागम? हाँ नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो आप जोई? सागम वाला नियम काम कब करता है? परि उपसर्ग के बाद में क्री धातु से शुरू होने वाला शब्द होता है, जब जाके षटकोण वाला स यानी मूर्धन्य स का आगम होता है। उसमें सड़क वाले स का आगम होता है। और च का आगम कब होता है बताओ? कब? किसी भी स्वर के बाद में छ आता है तो च का आगम हो जाता है। चलो एन के दोनों नियम बताओ आप। हाँ, किसके स्थान पे? एन के स्थान पे। हाँ, अहर हो जाता है, र अलंत वाला होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये 5 नियम हो गए और आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।